विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू, समझिए थोड़ा सा इधर से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करेगा सर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। दीज आर द प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लिखते हैं ना, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। वैसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और सर इसमें आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। देखिए पहला जो बता रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के, 4 टाइप की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है पहला। दूसरा नंबर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा आपका तीसरा नंबर क्या है, देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ नंबर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको प्यार से RLVP भी कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के, 4 टाइप के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, वैसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ कहीं ऑप्शन दिया है, विस्कोसिटी ये नहीं होगा, सरफेस टेंशन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यही होगा बाबू। यानी 1 का क्या, सी नंबर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्या, सॉलिड पार्टिकल, नॉट देयर नेचर। ये सॉलिड के नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। और ये 4 टाइप के होते हैं, अभी जो बताए हैं वही चीज नीचे में लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है भैया देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में इंक्रीज करेगा कब, तो यहां 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन क्या, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। सी नंबर कैसे होगा, तो आपको पता है ना सर सी नंबर कैसे होगा, देखिएगा आपको पता है कि एक आया था साइंटिस्ट हेनरी लॉ, इसको प्यार से हम लोग हेनरी बाबा भी बोलते हैं। हेनरी लॉ क्या बोला था, हेनरी लॉ बताया था कि सर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, या फिर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब प्रेशर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी गैस का बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाने के बाद गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगा। तो यहां जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दूसरा का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा का सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अनुसार क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रेशर। अभी हम बताए हैं ना कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है सॉल्युबिलिटी। मतलब जब प्रेशर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा सर, यानी प्रेशर इंक्रीजेस, यानी सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से सर थर्ड नंबर क्या है, देखिएगा थर्ड नंबर में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, देखिए पॉजिटिव डेविएशन, इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। पहले समझो, एक क्या पढ़ेंगे बाबू, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्या, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के, तो सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये 2 टाइप के। कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। 2 टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ इधर देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या क्या होता है, तो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। और दूसरा एग्जांपल बताइए, तो सर दूसरा एग्जांपल होता है क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन,
क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन प्लस क्या, ब्रोमोइथेन। इसके बाद बाबू थर्ड नंबर क्या, थर्ड नंबर आपको लिखना है ये, थर्ड नंबर आपको इसमें बोल सकते हैं बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन प्लस क्या, टोल्यूइन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बेंजीन प्लस टोल्यूइन किसका एग्जांपल है, तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन किसका एग्जांपल है, देखिए तो आइडियल सॉल्यूशन का। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या 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 एग्जांपल होता है, देखो तो पॉजिटिव डेविएशन में आपका एग्जांपल होता है, देखिए यहाँ क्या पूछा है, पॉजिटिव डेविएशन यहाँ दिया है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन जो होता है बाबू नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। और बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन ये किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और ये देखिए इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर किसका एग्जांपल है, तो भैया ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यानी तीसरा का क्या हो जाएगा, सी नंबर, तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिनोल एंड एनिलीन, सर ये नेगेटिव डेविएशन है, ये कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए यहाँ तीसरा का सी राइट आंसर। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, पॉजिटिव डेविएशन अकर्स व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, समझिएगा पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बिटवीन किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आर वीकर, मतलब समझिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होता है सर, वीक होता है, कमजोर होता है। देन क्या, बिटवीन सॉल्यूट के एंड सॉल्वेंट के कंपेरिजन के बीच में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव डेविएशन में वो कमजोर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए बाबू ये फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है रे, फोर्थ नंबर में बोल रहा है सर, ये देखिए फोर्थ नंबर में बोल रहा है आपका क्या, द वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वांट ऑफ ही ऐसा इंसान था ना कि आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया था। तो आप यहाँ एक क्वेश्चन फर्स्ट 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे या 12th में ये चीज, फर्स्ट नोबेल प्राइज हम फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया था पता है, केमिस्ट्री में 1903 में दिया गया था। वो इंसान कौन था, तो वो इंसान यही था सर, कौन, वांट ऑफ फैक्टर को फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, 1903 में। अब वांट ऑफ फैक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अब यहां देखते हैं निकालना है द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन K2SO4, K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर निकालना बहुत इजी है। इतना इजी सवाल देना है क्या, नहीं देना चाहिए। लेकिन देखते हैं K2SO4 बाबू, तो देखो अब इसको जब डिसोसिएट करोगे सर तो 2K प्लस में डिसोसिएट करेगा और प्लस SO4 2 माइनस में। तो यहां देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के आगे जो नंबर या डिजिट होता है, यहां देखिए K के आगे जो नंबर या डिजिट होता है इस डिजिट को कहा जाता है कोफिशिएंट। और SO4 के आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं सर, तो कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1। अब यहां देखिए 2 और प्लस 2 प्लस क्या 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कितना 3, यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर 3। तो 4 का कहीं ऑप्शन दिया है क्या, यस सर दिया है। 4 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, 4 का सी। और वांट ऑफ फैक्टर ही ऐसा इंसान था जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था, कब, 1903 में। केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज इसी को दिया गया था। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, देखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m स्मॉल m एक्वा सॉल्यूशन। देखिए यहां पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, जबकि स्मॉल m दिया है। स्मॉल m का मतलब क्या, मोलालिटी। स्मॉल m का मीनिंग होता है सर मोलालिटी। मोलालिटी आपके पास दिया है रे, ठीक है। अब मोलालिटी दिया है तो आपको निकालना है क्या है सर, मोल फ्रैक्शन निकालना। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। देखिए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है।
मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, और मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है सर। और ये किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है। आप लिख सकते हैं सर, ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, पता है ना, एक्स बी बराबर NB अपॉन Na प्लस क्या NB। ये सॉल्यूट को निकालने के लिए और सॉल्वेंट को निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता था, याद करिए। यहाँ तो यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, देखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए कैसे होगा देखते हैं, चलिए। देखिए तो आपको पता है कि यहाँ जो आप ले रहे हैं, लिखा हुआ क्या, 1m सॉल्यूशन मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट इन कितना, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर 1000/18, मतलब समझिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना, यानी मोलालिटी तो आपके पास दिया है पहले से, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यानी आपके पास 1000 ग्राम दिया है, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट, और ये देखिए किसका ले रहे हैं मोलर मास, H2O का मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना, इतना। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 55.55 करके आएगा सर, 55.55। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है क्या, याद करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला XB बराबर अगर 1/1 प्लस क्या 55.55, तो इसको जो सॉल्व करिएगा 1/56.55, इसको जब जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 0.0177, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए। आप लोग को तो बताए थे 2-3 दिन पहले, और आज भी बताए भैया कि सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, या सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल बताइए। पहले समझ लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा कैसे। आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस क्या सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना रे। यस सर बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ये आपको पता है पहले से, सॉल्यूशन बनता है। देखिए तो जब सॉल्यूट, जिस चीज का सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट अगर आपके पास क्या है सॉलिड, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड। अगर सॉल्यूशन अगर आपके पास सॉल्वेंट में अगर आपके पास लिक्विड हो, सॉल्वेंट में क्या हो लिक्विड, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है सर। सॉल्वेंट में अगर आपके पास क्या हो गैस, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस। लेकिन आपका सॉल्यूट में अगर आपके पास सॉलिड हो और सॉल्वेंट में भी सॉलिड हो, तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो जिसका एग्जांपल होता है, 2 एग्जांपल फेमस एग्जांपल है, एक होता है ब्रास, दूसरा क्या होता है ब्रॉन्ज। एक ब्रास, दूसरा क्या ब्रॉन्ज, ये चीज ब्रॉन्ज। और इसको कहा जाता है एलॉय। एलॉय क्या होता है, व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल और 2 नॉन मेटल। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 मेटल होते हैं या फिर 2 नॉन मेटल होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए भैया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कहीं दिया है क्या, ब्रास या ब्रॉन्ज, यस ब्रास। तो फर्स्ट 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ए, 6 का ए, देख लीजिए 6 का ए। नेक्स्ट अब यहां देखिए क्या दिया था, ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्रास इज एन क्या एलॉय। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। तो एलॉय जो बनता है सर, ब्रास का जो होमो कंपोनेंट होता है कॉपर और किससे मिलके बनता है, जिंक से। कॉपर और जिंक से मिलकर के क्या बनता है, ब्रास बनता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकॉज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। वो इसका कारण बताइए, ये पूछ रहा है। तो पहला यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या ऑप्शन है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड एनर्जी टू द फ्रीजिंग प्रोसेस, ये नहीं होगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं। इसके बाद देखिए तो
क्या हुआ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंटरफेस विथ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट क्रिस्टल, यही होगा सी नंबर। सी नंबर कैसे, आप चेक करिएगा एक सेकेंड। द बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट से। तो अभी इसका एक एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, तो आपको हम बताए थे, मान लीजिए यहाँ क्या है, आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर, सिर्फ लिखना है आपको प्योर सर वाटर, ठीक है, और एक तरफ सॉल्यूशन, एक तरफ क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये एक कंटेनर में सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या क्या है, शुगर प्लस क्या, वाटर, शुगर प्लस वाटर दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब आप दोनों को हीट कर रहे हैं सर, जब दोनों को हीट करिएगा, मान लीजिए दोनों में टेम्परेचर सेम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 80 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए वेपर ज्यादा किसका बनेगा, गैसियस फॉर्म किसका बनेगा, ये प्योर वाटर का कि सॉल्यूशन का, तो प्योर वाटर का ज्यादा वेपर बनेगा सर, इसका गैसियस फॉर्म ज्यादा बनेगा। कैसे, जैसे टेम्परेचर देंगे 80 डिग्री सेल्सियस तो ये सारा का सारा टेम्परेचर सिर्फ वाटर में खपत होगा, तुरंत वेपर बना देगा। लेकिन यहाँ जब 80 डिग्री टेम्परेचर देंगे सर तो यहाँ दो जगह टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले तो शुगर और वाटर को अच्छे से मिक्स करेगा, अच्छे से डिजोल्व करेगा, तब जाके वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब आप बोलिएगा कि सर सॉल्यूशन का वेपर कम बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा, और प्योर वाटर का वेपर ज्यादा बनेगा। तो आपको पता है बाबू कि पी नोट ए को कहा जाता वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट कहा जाता, प्योर सॉल्वेंट कहा जाता, ठीक है। और पीएस को कहा जाता वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। देखिएगा इधर बाबू, इसके बाद एक और पॉइंट बता रहे हैं इसी में, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या लिखना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और एक टीएफ, टीएफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये चीज थोड़ा सा समझो। तो सर इन दोनों में देखो, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होते हैं, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है वेपर प्रेशर। और यहाँ ये भी जानते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये चीज। तो यहाँ आप बोल सकते हैं दोनों में, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है और ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है, तो दोनों में किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सर इसका वेपर ज्यादा बनता है। तो आपका ये जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंटरफेस विथ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट क्रिस्टल, इसका राइट आंसर सी। देखिए सी दिया हुआ भी है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय डिसरप्टिंग द क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्वेंट। जो अभी हम बताए हैं बाबू कि क्या बताएं, देखिए यहाँ टीएफ नोट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीएफ को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन किससे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच डिपेंड ऑन। हेनरी लॉ होता क्या है समझिए, हेनरी लॉ जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सॉल्युबिलिटी या प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मोल फ्रैक्शन। और इसका साइन हटाते हैं, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट आता है के एच और ये एक्स, इसका ये रिलेशन आता है। और के एच को कहा जाता क्या, के एच को भैया कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट, के एच को क्या कहा जाता है, हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, अलग अलग गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है के एच। सही बात, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है के एच, ये भी सही बोल रहा है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है के एच। और नीचे में क्या, ऑल ऑफ दिस, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, राइट आंसर डी। 8 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, देखिए डी हो जाएगा आंसर दिया, यस सर दिया है, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड
टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस। हम आप लोग को बताए थे कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद करिए, एक आप लोग को लिखवाए थे मास डिपेंडेंट, एक क्या लिखाए थे मास डिपेंडेंट, और दूसरा लिखवाए थे टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म, तो पहला देख लो भैया परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है सर। दूसरा बताइए सर, दूसरा क्या है, तो दूसरा बाबू मोलैरिटी। तीसरा बताओ, तीसरा बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, तीसरा बताए थे आप लोग को स्ट्रेंथ बताए थे, क्या स्ट्रेंथ बताए थे। और चौथा बताए क्या थे सर, तो चौथा बताए थे सर नॉर्मेलिटी बताए थे, नॉर्मेलिटी। और उसके बाद सर और बताए थे पार्ट्स पर मिलियन भी बताए थे, ये भी बताए थे। मास पे डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म बताइए, मास पे डिपेंड करने वाला, तो मास पे डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म देखिए, पहला जो होता है परसेंटेज मास ही होता है, परसेंटेज मास ही होता है। दूसरा क्या मोलालिटी, दूसरा मोलालिटी, और तीसरा क्या, तीसरा जो होता है मोल फ्रैक्शन, तीसरा क्या मोल फ्रैक्शन। और इधर फोर्थ नंबर किसको बोलोगे, तो सर फोर्थ नंबर आप बोल सकते हैं मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। और टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला वॉल्यूम फ्रैक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस। जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज करेगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तो देखो बाबू यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला परसेंटेज वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला परसेंटेज मोलैरिटी स्ट्रेंथ वगैरह। तो यहाँ मोलैरिटी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 9 का ए नंबर, 9 का ए, 9 का ए, सॉरी 9 का मोलैलिटी, मोलैरिटी आपका आंसर मोलैरिटी होगा, जबकि हाँ सही है, लेकिन आंसर यहाँ गलती दिया है, आंसर ये गलती है बाबू। नेक्स्ट ये देखिए, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालना है, जिसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, और इसका फॉर्मूला होता है पाई CRT, या फिर बोल सकते हैं N/V RT। अब थोड़ा सा देख लो क्या दिया है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई का वैल्यू फाइंड करना है आपको। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया, और ये मोलर मास आपके पास दिया है 60 ग्राम पर मोल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और इतना यानी 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय 6, मोलर मास कितना है 60, यानी 1/10, 1/10 यानी 0.1, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। और वॉल्यूम के जगह कितना 1 लीटर, वॉल्यूम के जगह 1 लीटर है बाबू, वॉल्यूम के जगह कितना है 1 लीटर। अब देखिए पाई का फॉर्मूला में अप्लाई करोगे, पाई का फॉर्मूला में क्या करना है अप्लाई करोगे, पाई के फॉर्मूला में जब अप्लाई करोगे तो देखो कैसे बनेगा, यहां से देखो N/V R और क्या T, N के जगह 0.1 और V के जगह कितना 1 लीटर लेना है, और R के जगह इतना, टेम्परेचर 300, 1 इंटू R के जगह कितना लेना है 0.0821 इंटू 300। इसको जब पूरा को सॉल्व करोगे बाबू, पूरा को जब सॉल्व करोगे तो पाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए नंबर 2.6 ATM, ये 2.46 ATM। इसको सॉल्व करिएगा तो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो आप लोग को हम बताए थे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करेगा, जो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जिसका ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसे सर, ये ग्लूकोज तो तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, NaCl तोड़ोगे तो कितना कंपोनेंट में टूटेगा, 2। देखिएगा ना Na+ में
और Cl कितना माइनस में, दो कंपोनेंट में, एक Na के आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं तो 1, Cl के आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना 2, ये दो कंपोनेंट में टूट रहा है। कितने कंपोनेंट में टूट रहा है, दो कंपोनेंट में टूट रहा है। अब देखते हैं नीचे वाला BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaCl2 को अगर आप ब्रेक करिएगा सर तो Ba कितना 2 प्लस और Cl 2Cl माइनस। अब यहाँ देखिए कितना कंपोनेंट में टूट रहा है, बेरियम के आगे कुछ नहीं तो क्या, कुछ नहीं तो 1 और Cl के आगे कुछ नहीं तो क्या दोगे, तो सर 2, 1 और 2 कितना 3, तो ये 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है। अब देखो इसके बाद यूरिया, यूरिया तो ये भी डिसोसिएट नहीं कर पाओगे ना, ये डिसोसिएट कर पाओगे, और दोनों को डिसोसिएट कर किए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किसका आया, तो सर BaCl2 का। तो आप बोल सकते हैं विच सॉल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो देखिए 2 बड़ा है कि 3, तो सर 3, तो सर आप इसका बोल दीजिए 11 का क्या, सी नंबर राइट आंसर 11 का सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, 1C नंबर, BaCl2 डिसोसिएट इनटू 3 आयंस में प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड दिस हाईएस्ट, जो अभी हम बता रहे थे। इसके बाद देखो बाबू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की क्या बोल रहा है, वेपर तो स्पेलिंग ही गलती है, VAPOUR होता है बाबू, वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या होता है, हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं ये नहीं होगा, लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इक्वल टू द प्योर सॉल्वेंट, अनप्रिडिक्टेबल, तो सर ये होगा, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, पहले समझिए वोलेटाइल किसको बोलते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जिसका वेपर बन सके। मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास क्या है, पानी, पानी को जब ज्यादा हीट करिएगा सर तो इसका वेपर बनेगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट। और जिसका नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं, जिसको वेपर नहीं बनता, जिसका वेपर नहीं बनता, क्या वेपर नहीं बनता। जैसे मान लीजिए सर एक कंटेनर में सिर्फ क्या रख देंगे, नमक, और नमक को आप हीट करोगे तो इसका वेपर बनेगा क्या, नहीं सर इसका वेपर नहीं बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। पहले तो वोलेटाइल कंपोनेंट समझ में आ गया होगा कि जो पानी है, पानी को गर्म करिएगा तो गैसियस फॉर्म में या वेपर बनेगा, तो इसको वोलेटाइल कंपोनेंट बोलेंगे। और एक दूसरा क्या बोले, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसका वेपर नहीं बनता उसको नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तब क्या होगा, देखिए तो आपका आंसर बी नंबर बी नंबर हो रहा है, लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से कंपेरिजन में कम होता, क्यों, प्योर सॉल्वेंट का अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए ये वाटर है, वाटर को जब हीट करोगे तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा, या एक कंटेनर में शुगर प्लस वाटर है, शुगर प्लस क्या वाटर है, दोनों को जब हीट करोगे इसका वेपर ज्यादा बनेगा कि इसका वेपर ज्यादा बनेगा, दोनों में सेम टेम्परेचर अप्लाई करो। मान लो कि यहाँ भी 90 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 90 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में देखो इसको कहा जाता प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या कहा जाता प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ पानी ही पानी है, और इसमें शुगर प्लस वाटर बाबू, तो इसको बोलिएगा क्या सॉल्यूशन। तो सर दोनों में जब सेम टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा किसका, तो सर इसका वेपर ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री जब टेम्परेचर अप्लाई करोगे सिर्फ ये पानी में खपत होगा, जबकि 90 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो ये शुगर और वाटर में दोनों जगह खपत होगा। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा लोअर देन दैट ऑफ क्या प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट देखिए, यानी आपका 12 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जांपल बताए थे, इससे पहले देखो, सबसे पहले अभी आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जांपल क्या क्या बताए, देखो अभी तुरंत
क्या बताए थे आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल, यहाँ देखिए अभी तुरंत बताए हैं बाबू, आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट कितना, देखो यहाँ आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल क्या क्या बताएं, एन हेक्सन प्लस एन हेप्टेन, दूसरा क्या क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, तीसरा क्या बेंजीन प्लस टॉल्विन। आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल बताएं, एन हेक्सन एन हेप्टेन क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन बेंजीन प्लस टॉल्विन। तो वहां अब देखते हैं क्वेश्चन में कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 13 शायद था, 13 देखिए 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का जो पहला एग्जांपल हम बताए थे एन हेक्सन एन हेप्टेन, और दूसरा एग्जांपल बताए थे बेंजीन प्लस टॉल्विन। तो यहां देखिए बेंजीन प्लस टॉल्विन नहीं है क्या, ये सर है, ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जांपल है। और इथेनॉल एंड वाटर, ये किसका एग्जांपल है, तो सर ये एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। और फिनोल एंड एनिलीन, ये एग्जांपल किसका है, तो सर ये एग्जांपल किसका, देखो तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। और बेंजीन प्लस टॉल्विन आपका राइट आंसर, 13 का सी नंबर राइट आंसर, 13 का सी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इन इज, के एच का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज विथ देन डिक्रीज, ये चीज। तो द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, के एच का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तब। टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद सर के एच का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा, ये चीज आता है। और के एच का जो वैल्यू होता है, के एच को कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट अलग अलग गैस पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस का अलग अलग गैस के लिए अलग अलग के एच का वैल्यू आएगा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू। तो यानी 14 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए राइट आंसर। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद के एच का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी उसका घटेगा, यानी 14 का ए राइट आंसर, 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 15 का क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो भैया इसको रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, तब ये। तो पहले आप थोड़ा सा समझो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस थोड़ा सा देखो, यहाँ एक चैम्बर बना रहे हैं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। मान लीजिए 1-2 कंटेनर है आपके पास, एक कंटेनर में 1 चम्मच चीनी है और पूरा वाटर है, चीनी का अमाउंट 1 चम्मच चीनी है, वाटर है। और दूसरे कंटेनर में 4 चम्मच चीनी है, कितना चम्मच, 4 चम्मच चीनी है और इसमें वाटर है। तो सर जिसमें चीनी का अमाउंट ज़्यादा है इसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलेगा, हाई कंसंट्रेशन। और इसको क्या बोलोगे, लो कंसंट्रेशन। तो पहले हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस एक चैम्बर ऐसे बना रहता है, चैम्बर ऑफिस टाइप का समझिएगा, और बीच इसको इसमें समझिए कि सर इसमें 1 चम्मच चीनी है, इसमें 4 चम्मच 5 चम्मच चीनी है, समझिए। तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, इसको लो कंसंट्रेशन, और इसको क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन। ये लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन। और बीच वाला जो खाली जगह दिख रहा है ये इसको कहा जाता है एसपीएम। ये बीच वाला को क्या कहा जाता है, एसपीएम। एसपीएम का मीनिंग क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट को, पार्टिकल को अपने तरह से पास होने देता है। मतलब एसपीएम का मतलब कुछ मैं नहीं समझ में आ रहा, छोटा ऐसा एग्जाम्पल समझो। जो आप लोग मछली मारते होंगे बाबू, जाल, जब समझता है जाल,
तो वो समझ लो ये जाल जाल टाइप का, ये समझो कि होल होता है, इसके अंदर में क्या होता है, छिद्र होता है, पोर होता है। तो एसपीएम एक मीडियम होता है, ये लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन से क्या होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल मतलब सिर्फ क्या, वाटर फ्लो करेगा किधर से किधर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है सुनिएगा, ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब इसमें समझिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो सर हाई कंसंट्रेशन के तरफ एक आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं हाई कंसंट्रेशन के तरफ। जैसे प्रेशर अप्लाई करिएगा तो सर मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं किधर, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, किसको रोकने के लिए, तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर देंगे तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और देखिए यहाँ कहीं ऑप्शन है क्या, प्रेशर अप्लाइड टू इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नहीं होगा, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन होता है। प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, 1 बीट नहीं, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो पहले समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं किधर, हाई कंसंट्रेशन के तरफ, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये चीज आपका देखिए फॉर 15 क्या क्या हो जाएगा, सी नंबर, 15 का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ लिखा है, वो जब आप लोग को पढ़ाएंगे बाबू तो ज्यादा समझ में आएगा डायग्राम बना करके। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल आर, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वो कब होगा पता है, कब होगा, एसोसिएशन करने के बाद, जुड़ने के बाद। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। और नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, ना ही जुड़ेगा ना ही टूटेगा। और नेक्स्ट में क्या है, पॉलीमराइज्ड। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब वो टूटेगा, डिसोसिएट करेगा। तो सर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। 16 का क्या, बी नंबर, 16 का बी नंबर, देखिए 16 का बी। 17 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर एज, इसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू की इसके बराबर में किसका होगा वो निकालना है। देखिए K4FeCN का होल 6, CN का क्या, होल 6, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 4K प्लस इसके बाद क्या, FeCN का होल 6 4 माइनस, यानी 4 और 1 5, 5 के यहाँ इसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना निकला, यहाँ 5, 5 के बराबर में कौन होगा आपका, तो 5 के बराबर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कैसे, देख लो, Al2SO4 का होल थराइस, Al2SO4 का क्या, होल थराइस। अब ये टूट रहा है 2Al 3 प्लस, अब ये SO4 3SO4 2 माइनस। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के आगे जो नंबर या डिजिट होता है, जो नंबर या क्या होता है, डिजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ देखो 2 + 3, 2 + 3 कितना, 5, इसका भी आई का वैल्यू 5 और इसका भी आई का वैल्यू 5। तो वहां पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, सेम वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर इतना के बराबर में कितना है, तो ए, 17 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए होगा बाबू, 70 का ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। आप लोग को हम बताए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल पे। ठीक है सर, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला जो होता है, पहला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, और 4th नंबर में क्या,
फोर्थ नंबर में क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो भैया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब आपका सर कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। देखिए तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा, वेपर प्रेशर। जबकि वेपर का स्पेलिंग भी गलती यहाँ है, VAPOUR होता है बाबू, वेपर प्रेशर। तो 18 का बी नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो तो, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, ये होता है, देखो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है आपको, देखो M बराबर WB बाय क्या, MB इंटू VML इंटू 1000। अब देखोगे इसका जो फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये हो गया प्योर वाटर, तो यहाँ कुछ नहीं, तो सर H2O है। H2O का मोलर मास कितना लोगे, गिवन मास कुछ नहीं तो क्या 1, और मोलर मास H2O का कितना होता है 18 होता है, 18। इसके बाद वॉल्यूम यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1000, मतलब सर 1000/18, इसको डिवाइड करोगे तो 15.15 आएगा। मतलब इसको थोड़ा सा देखो, बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या 15.15, कहीं है आंसर क्या, देखो तो 15.50 ये हो जाएगा। 19 का 19 का क्या हो जाएगा बी नंबर। देखो थैंक यू बाबू, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास